आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर पीयूष रंजन। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे, कोरोना की तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन साथ ही हम चर्चा करेंगे उन बीमारियों की, उन व्याधियों की जो कोरोना के बाद जिन्होंने लोगों के शरीर में जन्म लिया, या फिर उन बीमारियों की बात करेंगे जिनसे हम आमतौर पर पीड़ित रहते हैं। जैसे हम बात करेंगे कोमॉर्बिडिटीज की, जैसे हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की, शुगर की, या फिर हार्ट से संबंधित बीमारियों की। और इस तरह की बीमारियों पे आज चर्चा करने के लिए, उनके समाधान के लिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पीयूष रंजन जुड़ेंगे, जो आपके सवालों का जवाब देंगे। बहरहाल, अगर हम आज की स्थिति पर नजर डालें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 1032 नए मरीजों का पता चला है और इन्हें मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी में जो संक्रमित है उनकी जो कुल संख्या है वो करीब 18,98,173 हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से अब तक 18,67,061 रोगी जो है वो स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1,306 रोगी जो है वो स्वस्थ हो चुके हैं, यानी कि कोरोना से स्वस्थ होने की दर जो है वो भी लगातार बढ़ रही है। हालांकि फिर भी बहुत से एहतियाती उपाय हैं जो हमें लगातार बरतने हैं ताकि हम अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज को कोरोना जैसी बीमारी से बचा के रख सके। इसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण उपाय है जो अभी तक हम कर रखे हैं और हमारी सरकार कर रखी है वो है वैक्सीनेशन। बहुत ही एक व्यापक अभियान चलाया गया था और वो व्यापक अभियान के अंतर्गत कई करोड़ लोगों को अब तक हम टीके लगा चुके हैं। पहली डोज लग चुकी है, दूसरी डोज लग चुकी है, और अगर आपकी बूस्टर डोज की बारी है तो आप बूस्टर डोज भी आप लगवा सकते हैं और आपको लगवानी चाहिए। और विशेष तौर पर अगर आप बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर के हैं, किसी भी तरह की आपको कोमॉर्बिडिटी है या किसी भी तरह की आपको कोई अन्य बीमारी है और आप कोरोना से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आपको खास तौर पर ये जो प्रिकॉशनरी डोज है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो लगानी होगी। डॉक्टर पीयूष, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार नवीन जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और तमाम सुनने वालों को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज आप इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 23421764। फोन नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 23421764। हमारे साथ डॉक्टर पीयूष रंजन हैं, इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर हैं। इसलिए आज के इस अंक में आप कोरोना के साथ साथ और भी किसी बीमारी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, उसका ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं हमारे डॉक्टर से। डॉक्टर पीयूष, सबसे पहले आज हम कोरोना से ही अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार कम हो रहे हैं, तेजी से कम हो रखे हैं, लेकिन कोरोना के साथ साथ अब उन बहुत सी बीमारियों ने भी लोगों के शरीर में घर कर लिया है जिन्हें जो उनमें पहले नहीं थी। जैसे हो सकता है शुगर किसी की बढ़ गई हो या किसी को बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो गई हो। क्या ये जो बीमारियां हैं कोरोना के बाद जन्मी हैं लोगों में, या ये वो लोग हैं जिनमें कभी ये कोरोना, ये बीपी और शुगर रहा होगा लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया? डॉक्टर पीयूष जी, इसके कई ये दोनों कारण जो आपने बताए वो दोनों हो सकता है। नंबर एक ये कि जो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कि एसिम्टोमेटिक हुआ करती, यानी कि सीधे तौर पर दर्द या फिर कोई ऐसा लक्षण आप में नजर नहीं आता, जैसे कि ब्लड शुगर के हो गए, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई। तो जब कोविड के टाइम में जब वो अस्पताल गए और उनका जांच हुआ तब ऐसी बीमारी डिटेक्ट हुई, नंबर एक। नंबर दो, ऐसा भी होता है कि इस दौरान जो है कोविड के दौरान लॉकडाउन रहा तो उनकी जो जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, उसमें बहुत सारे परिवर्तन आए। जैसे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया, फास्ट फूड या दूसरी चीज को खाने की वजह से जो है उनमें जो है वो बीमारी जो कि अगर पहले थोड़ी छुपी हुई या हल्के तौर पर थी तो वो ज्यादा ओवर्ट हो गई। तीसरा ये कि जो लोग इसके पुराने जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन या दूसरे क्रॉनिक इलनेस के थे, तो कोविड के दौरान में डॉक्टर से और उनका मेडिकल जो जांच पड़ताल जो है वो समुचित ढंग से नहीं हो पाया, तो इस दौरान भी जो बीमारी जो है वो थोड़ा सा उसमें विस्तार हो गया, उसकी सीवियरिटी में इंक्रीमेंट हो गया।
जी। इस बीच हमारे पहले कॉलर जो हैं वो हमसे जुड़ चुके हैं। नई दिल्ली से जगदीश चंद्र जी हैं, इनकी उम्र 82 साल है। आइए जानते हैं इनकी क्या जिज्ञासा है, क्या प्रश्न है। जगदीश जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? सर ऐसा है कि मैं सीनियर सिटीजन 84 ईयर्स का हूँ जी। सर, मैं 3 डोज ले चुका हूँ। सर ऐसा है कि जब से तीसरी डोज लगी है मेरे को, मेरे घुटनों में, कमर में बहुत दर्द रहता है और मैं उठने बैठने में भी बड़ी दिक्कत महसूस कर रहा हूँ। तो इसके लिए कोई मुझे इसका उपाय बताइए। डॉक्टर पीयूष, ये तो इन्होंने डोज की बात करी। क्या इनको इस उम्र के अंदर अब क्या गठिया की बीमारी भी हो सकती है? अगर उस ओर भी अगर हम देखना शुरू करें। देखिए, गठिया में जो जोड़ों की दर्द और कमर की दर्द की जो इन्होंने बात की है, उसमें जो अमूमन हम लोग इसे गठिया के साथ जोड़ करके देखते हैं जी। लेकिन ये जोड़ों के दर्द और कमर की दर्द कई वजहों से हो सकती है। सिर्फ जो गठिया जिसे आमतौर पे हम लोग रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं वही नहीं हो सकता है, इसके भी कई प्रकार होते हैं। नंबर 1, जहां तक आपने सीधे तौर पे पूछा क्या इस एज में पहली बार ये ऑनसेट हो सकता है, ये बहुत रेयर है कि 84 वर्ष की उम्र में गठिया की बीमारी जो पहली तौर पर आए। जैसा इन्होंने कहा कि 3rd डोज यानी कि ये प्रिकॉशनरी डोज लेने के बाद इनको ये दर्द हुआ है। आमतौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए, जस्ट एक कोइंसिडेंस होना चाहिए। यूजुअली किसी भी वैक्सीनेशन के डोज के बाद थोड़े समय तक, 1-2 दिन तक जो है वो हल्की बुखार या शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द हो सकता है। अगर ये कुछ समय तक 1-2 दिन, 4 दिन से ज्यादा अगर ये परसिस्ट कर रहा है तो वो अपने नजदीक के डॉक्टर से, मेडिसिन के किसी भी डॉक्टर से, किसी भी जेरियाट्रिक फिजिशियन से वो दिखाएं। वो समुचित जांच के बाद इस बात में वो बता पाएंगे कि ये पीठ और कमर की दर्द क्या हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इसे रिलेट कर लेते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि जैसे आप घूमने के लिए लाल किला गए और वहां पर जाकर के मान लीजिए कि आपकी चप्पल टूट गई, तो हम लोग ये कहते हैं कि लाल किला गए थे इसलिए चप्पल टूट गई, जबकि चप्पल टूटने की वजह लाल किला जाना या लाल किला होना नहीं है। ठीक उसी तरह से ये एक महज एक संयोग हो सकता है कि जिस समय उन्होंने वैक्सीन लगाया उस समय उनके घुटनों में दर्द जो है किसी और वजह से जो है, जैसे इस अवस्था में ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऐसे किसी भी दूसरी वजह से वो शुरू हो गई होगी, तो हम लोग लाजमी तौर पर जो है उसको जिम्मेदार मानने लगते हैं। जी। डॉक्टर पीयूष, ऐसे में इन्हें अब किस तरह का चेकअप कराना चाहिए और किस विशेषज्ञ को इनको दिखाना चाहिए? देखिए, मोटे तौर पर अगर इनको चलने के बाद अगर इनको घुटने में दर्द होता है तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण हो सकते हैं, जिसके लिए कि इनको किसी भी जो है ऑर्थोपेडिशियन है उनको दिखाना चाहिए। अगर इनको सवेरे सोकर उठने के बाद ज्यादा दर्द होता है, आराम करने के बाद जो है दर्द ठीक होने के बजाय दर्द और बढ़ जाता है, इन्हें किसी भी मेडिसिन या रूमेटोलॉजिस्ट से, गठिया रोग के विशेषज्ञ से इनको दिखाना चाहिए। अगर ये चूंकि ये दिल्ली में रहने वाले हैं, ये कभी भी एम्स में आ सकते हैं, मेडिसिन डिपार्टमेंट में आ सकते हैं। हम इन्हें दिखा करके, या जेरियाट्रिक मेडिसिन की भी हमारी हर दिन की ओपीडी लगती है, तो उसमें वो अपने आप को दिखा सकते हैं, जिसमें सीनियर सिटीजन पेशेंट को देखा जाता है विशेष सुविधाओं के साथ। तो कोई भी ऐसी दिक्कत होगी हम उन्हें खुद ब खुद गाइड कर देंगे। जो अगर जरूरत होगी तो एक्सरसाइज या फिजिकल मेडिसिन एंड ये फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी इनको भेज देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस बीच हमारे अगले श्रोता हैं उत्तर प्रदेश के बड़ौत से महेश शर्मा। आइए इनका भी प्रश्न जान लेते हैं। महेश जी, स्वागत है, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। नमस्कार महेश जी, नमस्कार। मैं जानना चाह रहा हूँ, पोस्ट कोविड के कारण कुछ लोगों के पैरों में दर्द है, नींद की समस्या है, इसका क्या समाधान है? और हमने 3 डोज ले लिए और जो है हमें अब कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है जी। डॉक्टर साहब, कोरोना के बाद नींद की समस्या ये कह रहे हैं कि शायद इनको नींद की समस्या आ रही है, तो उसका अब क्या इलाज कर सकते हैं ये? जी, जैसा इन्होंने कहा पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड, जैसे कोविड के बाद अमूमन 6 हफ्ते के बाद भी अगर जो कुछ सिम्टम अगर परसिस्ट कर जाते हैं, जैसे ब्रेथलेसनेस सबसे कॉमनली देखा गया है, शरीर में दर्द होना जो क्रॉनिक फटीग की बात कहते हैं, इंसोम्निया, ये सभी कॉमनली ये देखा गया है। तो देखिए, नींद अगर ना आना अगर इसकी वजह से हो रहा है तो इसके कई तरह से हम लोग इसका उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले स्लीप हाइजीन जिसे हम लोग कहते हैं, यानी कि
सोने के पहले जो अपने स्क्रीन टाइम है उसको कम कर लें, अपने बिस्तर पर सिर्फ सोने के लिए जाएं, सोने के पहले रात का डिनर जो है कम 2-3 घंटे पहले कर लें, और सोने के 1-8 घंटे पहले जो है वो अपने पैर को अच्छी तरह से धो लें, सुखा लें, और सोने के पहले जो है अगर हो सके, अगर नींद आने में समस्या आ रही है तो हल्का आप टहल सकते हैं, जो कि शाम के समय में जो है, तो हल्के जैसे थकने के बाद जो है नींद आराम से आता है। और फिर भी अगर आपको किसी भी एंग्जाइटी या चिंता की वजह से नींद नहीं आती है, या नींद फिर भी अगर आने में दिक्कत हो रही है, तो आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट से या स्लीप ये के जो डॉक्टर है उनसे मिल सकते हैं। वो आपका अध्ययन करके बताएंगे कि आपको स्लीप इनिशिएशन में दिक्कत है या बार बार नींद टूटने की दिक्कत होती है। जी डॉक्टर साहब, इसमें एक बहुत बड़ा कारण जो है, जो आज की जनरेशन या आज के दौर में लगता है, वो स्क्रीन टाइम है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, इट हैज बीन सीन कि आप सोने से पहले अपने मोबाइल पे 1 या 2 घंटा बिताते हैं, फिर आपको उसके बाद नींद नहीं आती है, और फिर ये धीरे धीरे परसिस्ट होता जाता है, लंबा चलता रहता है। डॉक्टर साहब जी देखिए, जैसा ये कहा भी गया है कि आजकल के समय में जो है वो सेडेंट्रीनेस जो है न सिर्फ नींद की समस्या बल्कि बहुत सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज, जो ओबेसिटी हो गई, और जो शुगर के कंट्रोल को खराब होना जो हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, इन सभी चीजों को जन्म देने लगी है। लंबे समय तक बैठ करके कंप्यूटर पे काम करना या टीवी देखते रहने से कमर की, रीढ़ की हड्डी की भी समस्या देखने के लिए मिली है। तो जिन लोगों को मान लीजिए कि कंप्यूटर पे काम करना मजबूरी है, तो वो लोग तो ठीक है ऑफिस आवर में काम कर रहे हैं, लेकिन घर पर आने के बाद भी लोग जो है वो अपने आईपैड में या फिर इसमें मोबाइल फोन में लंबे समय तक सोशल मीडिया या ऐसी चीजें व्यस्त रहते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक उन लोगों को सलाह देना चाहूंगा कि वो इस बुरी आदत से अपने आप को बचा करके रखें। जी, कम से कम सोने के पहले, जिन लोगों को नींद की समस्या है, तो वो सोने के कम से कम 1.5-2 घंटे पहले मोबाइल को लेकर के वो न के बराबर देखें। अगर कोई जरूरी कॉल आ गया तो सिर्फ उसे आप फोन पर बात कर ले और बात करके अपने आप से दूर रख ले। जी, नंबर 1 ये बात हो गई। नंबर 2 ये बात होगी, जो आपने स्क्रीन टाइम की बात की, जो लोग कंप्यूटर या लैपटॉप पर दफ्तर पे काम करते हैं, उन्हें नियमित तौर पर हर एक आधे घंटे के बाद अपने आप को जो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, कुर्सी से उठ करके चहलकदमी करनी चाहिए, और अपने जोड़ों को मेजर जो भी आपके जो जोड़ है उस पर हल्की सी ये स्ट्रेचिंग आपको करनी चाहिए। कई दफ्तरों में इससे संबंधित जो है कई जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें कि प्रोलॉन्ग जो बैठे जाने, अपने कुर्सी पर बैठे रहने को स्ट्रांगली डिस्करेज किया जाता है। जी, गोरखपुर से संगम कुमार काफी देर से अपने प्रश्न के उत्तर का वेट कर रखे हैं। आइए उनका भी प्रश्न सुन लेते हैं। संगम जी, स्वागत है आपका। नवीन सर नमस्कार, और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार संगम जी। सबसे पहले तो मैं आप बताना चाहूंगा इस रेडियो के माध्यम से कि मैं गोरखपुर इलाज डिग्री से बात कर रहा हूं, और जिस इलाके में रहता हूं उस इलाके में करीबन 10,000 की आबादी संख्या है, और छोटी सी गाँव है, और उन 10,000 आबादियों में मैं करीब 5,000 लोगों को जागरूकता कर चुका हूँ इस कोविड की महामारी में, और दोनों डोज जाकर ले चुके हैं वो 5,000 व्यक्ति। मैं एक स्टूडेंट हूँ और 5,000 लोगों को जागरूक कर चुका हूँ, और 5,000 लोग वैक्सीन जाकर ले चुके हैं दोनों डोज। जी, आपने बहुत अच्छा काम किया जो जागरूकता फैलाई है और कोरोना से अपने गांव को बचा के रखा है। संगम जी, हेलो जी, उनका संपर्क शायद संपर्क टूट चुका है। जैसे मैं आपके माध्यम से उन्हें साधुवाद देना चाहूंगा, और मैं इस बात को विशेष तौर पर जोर देकर के कहना चाहूंगा कि कोविड भले ही एक इन्फेक्टिव डिजीज है, लेकिन इसके लिए जो बचाव के उपाय है और इसका इलाज जो है वह सामाजिक है। हर एक व्यक्ति की एक अपने सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सामाजिक जिम्मेदारी है, और उसी जिम्मेदारी का पालन करने के बाद हम लोग करीब करीब इस महामारी पर विजय पा चुके हैं। और जो अभी हल्की सी जो 4th वेव और टेल हम लोगों ने देखा है, तो इस संबंध में देखिए, सरकारी नियम कानून और सहूलियतें अपनी जगह पर है, वो तो चलती ही आ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि इसके बचाव के संबंध में और इसके इलाज के संबंध में जो उसकी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी है उसका वो पालन करे। और ये जिम्मेदारी का पालन ये कि खुद से जो है वो सारे प्रिवेंटिव जो स्ट्रेटेजी है उसका पालन करते रहे, और पास पड़ोस के भी लोग जो लोग मास्क या दूसरे चीज को नहीं पहन रहे हैं,
या कभी भूल गए हैं, तो उनको बड़े प्यार पूर्वक उनसे निवेदन करके जो है वो कोविड से प्रिवेंशन से संबंधित जो स्ट्रैटेजी है उसका एक हिस्सा बने। डॉक्टर पीयूष, बहुत अच्छा संदेश आपने हमारे श्रोताओं को दिया और हमें उम्मीद है कि वो उसका पालन जरूर करेंगे। गाजियाबाद का रुख करते हैं, सुभाष जी का प्रश्न सुनते हैं। सुभाष जी, स्वागत है आपका। हेलो सुभाष जी। हाँ जी सुभाष जी, क्या प्रश्न है आपका? सर नमस्कार। नमस्कार। आपको भी नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा प्रश्न ये है कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उन पेशेंटों को जब डायबिटीज हो जाती है तो उनकी आंख पर जो असर पड़ता है वो असर क्या ठीक हो सकता है? जी डॉक्टर साहब। देखिए, डायबिटीज में आंखों पर कई तरह से असर पड़ता है। सबसे पहले जो डायबिटीज में अर्ली कैटरेक्ट हो जाता है, यानी जिसको कि हम लोग मोतियाबिंद की शिकायत करते हैं, तो वो एक ऑपरेशन के द्वारा ये ठीक हो सकता है। साथ ही साथ जो रेटिनोपैथी कहते हैं, यानी कि जो आंख का पर्दा होता है, जो रेटिना होता है, उसमें समय के साथ शुगर के पुअर कंट्रोल के साथ जो है इसमें कई तरह के जो चेंजेस आते हैं, जिसमें कि बहुत सीरियस जो होता है वो हेमरेज, रेटिनल हेमरेज जो होता है वो होता है। तो इसके संबंध में मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे इसमें जो एक बार रेटिनल हेमरेज हो जाने के बाद इसमें भी कई तरह के उपाय हैं जिसमें कि वो इसे रोका जा सकता है, इसके प्रसार को ठीक भी हो सकता है कई केस में। लेकिन जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि होने के बाद जो इसका इलाज जो है वो काफी मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है और पूर्ण तौर पर ठीक नहीं भी हो सकता है। लेकिन इसके बचाव का उपाय जो है बड़ा ही सरल है। लोगों को ये चाहिए कि जिन लोगों को डायबिटीज है वो हर साल या अपने किसी भी आई स्पेशलिस्ट के पास अपनी आंख की जांच कराएं और शुगर का कंट्रोल जहां तक संभव हो बिल्कुल आइडियल रेंज में, जिसको कि हम लोग ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन कहते हैं, वो 6.5 से कम रखें। अगर शुगर का कंट्रोल रहेगा, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रहेगा, तो आंखों के जितने भी कॉम्प्लिकेशन है, बेसिकली जो रेटिनोपैथी है वो बहुत डिलेड हो जाता है और कई लोगों में बिल्कुल भी नहीं भी हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपने कैटरेक्ट की बात करी है। कैटरेक्ट क्या उम्र से भी संबंधित है कि 60 साल से ज्यादा के व्यक्तियों को कैटरेक्ट होने की संभावना ज्यादा है, 60 साल से कम उम्र के जो व्यक्ति हैं उनमें इस कैटरेक्ट के होने की संभावना ज्यादा है या कम है? क्या उस तरह का है क्या? देखिए, मूल तौर पर जो कैटरेक्ट जो होता है वो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो कैटरेक्ट जो है वो उम्र के साथ होता है। कहते हैं कि 60 के बाद जो कैटरेक्ट की बात हो गई, घुटनों में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया और प्रोस्टेट की समस्या हो गई जो पेशाब से संबंधित होता है, ये तीनों समस्या होना लगभग ये जो है वो उम्र से संबंधित संभावना काफी ज्यादा ये हो जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल तय है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों में ये ऐसा देखा गया है। लेकिन अर्ली ऑनसेट कैटरेक्ट, जैसे कि कुछ लोगों को जिसमें कि अनकंट्रोल ब्लड शुगर होता है या कुछ लैक्टोज से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, उसमें कम उम्र में भी मोतियाबिंद की समस्या देखी गई है। जी इसमें हम चर्चा जारी रखेंगे। इस बीच गाजियाबाद के लोनी से मोहम्मद यामीन हमसे जुड़ चुके हैं। मोहम्मद यामीन जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं? यामीन सर नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब बोल नमस्कार। जी नमस्ते। मैं यामीन भाई, रेडियो वाला, चिरोड़ी लोनी जिला में। जी जी सर, मेरे 2 प्रश्न है। एक तो यह है कि जिन लोगों को कोरोना ठीक हो गया है लेकिन उनको डायबिटीज की दिक्कत आ गई है, और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि अभी भी उनको ठीक होने के बाद भी ऑक्सीजन की सपोर्ट पर जाना पड़ता है, तो क्या कारण है? जी हाँ डॉक्टर साहब, ये बहुत व्यावहारिक प्रश्न इन्होंने पूछा है। कोरोना के बाद डायबिटिक की समस्या उनमें उत्पन्न हो गई है और कई पेशेंट ऐसे जिन्हें अभी भी ऑक्सीजन के सपोर्ट पर जाना पड़ रहा है। इज इट पॉसिबल? जी देखिए, जिन लोगों को एडवांस लंग डिजीज हुआ था, जिन्हें कि वो लंग में अगर फाइब्रोसिस हो गया, बहुत ऐसे लोग बहुत रेयर रहे हैं। जैसे कि 10,000 लोगों में एक आदमी या ऐसे में, लेकिन उससे भी कम लोगों में ऐसी, लेकिन कुछ लोगों में ऐसी समस्या देखी गई है जिसमें कि लंग फाइब्रोज हो गया है प्रोलॉन्ग्ड वेंटिलेशन पे रखने के बाद या फिर उसके बाद, तो उसमें लंग फाइब्रोसिस की वजह से जो है उन्हें जो है वो उनका जो सेचुरेशन और ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो कम हो गया। तो इसमें कुछ ऐसे जो जांच हैं, जो कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो कि मदद की जा सकती है, तो उसके लिए पल्मोनरी जो एक्सपर्ट है उनसे उनको मिलना चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 ये बात की जो डायबिटीज और कोविड के बारे में, ये देखिए डायबिटीज और कोविड कई तरह से आपस में रिलेटेड है। कोविड होने के बाद जो ऐसा ये देखा गया है कि ऐसे मरीज जिन्हें की डायबिटीज था, उनका कोविड में जो प्रोग्नोसिस है वो पुअर हुआ, वो बैड रहा,
और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें की कोविड हुआ, कोविड अपने आप में हाइपर इन्फ्लेमेटरी स्टेट रहा, तो उन लोगों में भी ऐसा देखा गया कि डायबिटीज, जो पहले इम्पेयर्ड ब्लड शुगर था, उनको डायबिटीज हो गया। इसके अलावे साथ साथ बिकॉज ऑफ फॉल्टी लाइफस्टाइल और फॉल्टी इसकी वजह से जो है लोग 2-2 साल तक जो है घर के बाहर नहीं निकले, व्यायाम कसरत नहीं किए, तो इसके कारण भी जो है कई लोगों का ब्लड शुगर जो इम्पेयर्ड हो गया, और जो लोग पहले डायबिटीज से ग्रसित थे उनका ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल में काफी खराबी देखने को मिली। इस बीच हमारे श्रोता संगम कुमार जी हमसे फिर जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। उनका फोन बीच में कट गया था, आइए अब उनसे बात करते हैं। संगम जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मेरा सवाल ये था कि मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल ये था कि वैक्सीन लगवाने के बाद अचानक शरीर से इतनी पसीने, इतनी मतलब ऐसी क्यों होने लगती है, चक्कर आने लगती है, पूरे शरीर से पसीना होने लगती है, और वो सेकेंड डोज। और दूसरा सवाल ये है कि यदि हमारे शरीर में कोई बीमारी हो या मतलब कोई बीमारी पता लगाने के लिए, तो कितने दिन के अंतराल में, मतलब कितने साल के अंतराल में अपना ब्लड टेस्ट करानी चाहिए? जी, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि टीका लगवाने के बाद पसीना आना, चक्कर आना, क्या ये समस्या हो सकती है क्या? जी, कुछ लोगों में जो है, ये बहुत कम लोगों में, 1% से भी कम लोगों में जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, थोड़े एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, उसमें चक्कर का आना, पसीना होना, ये हो सकता है, लेकिन ये तकलीफ जो है वो 1-2% लोगों में ही मिलता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर किसी भी व्यक्ति को जिसको ये समस्या हुई है वो 2-4-5 घंटे के अंदर ठीक नहीं हुआ और 1 दिन के बाद भी अगर परसिस्ट कर रहा है चक्कर का आना या पसीने का आना, तो वो नजदीक के डॉक्टर के पास जाकर के संपर्क करें। जी, डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल इनका ये था, ये जानना चाहते हैं कि साल में कितनी बार हमें अपना मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, जिसमें ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल और TSH है, थायराइड्स है, ये सब हमारे को कब कब कराने चाहिए? देखिए, ये ना वो लोगों को ब्लाइंडली नहीं कराना चाहिए। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ है, उम्र आपकी 40 से कम है, फैमिली में किसी भी तरह की आपकी वो हिस्ट्री, डायबिटीज या हाइपरटेंशन या इस जैसी आपकी कोई चीज जो है वो नहीं है, तो फिर आपको रेगुलरली या ब्लड टेस्ट बगैर किसी सिम्टम के कराए जाने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। जिन लोगों को है उनको कम से कम साल में 1 बार जो है डॉक्टरी सलाह को लेकर के ये जांचें कराना चाहिए। इम्पोर्टेंट देखिए, कोई एक जांच बाजार में जाके करा लेना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि उस जांच को का सही इंटरप्रिटेशन हो, क्योंकि हर एक जांच में हर एक वैल्यू जो है वो कई और पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। जैसे किसी का अगर ब्लड शुगर 110 के आसपास है और उसका वजन ज्यादा है या वजन बिल्कुल कम है, कम उम्र में अगर उसका ज्यादा है, तो उसके लिए दूसरी स्ट्रेटेजी होगी। और जो मान लीजिए कि ये थोड़ा वेट ज्यादा है, तो उसके लिए दूसरी स्ट्रेटेजी होगी 50 वर्ष की आयु में अगर हो रहा है। तो हर एक तरह का ब्लड टेस्ट जो होता है वो उम्र के अनुसार, पारिवारिक स्थिति के अनुसार और जो रिस्क फैक्टर, दूसरे रिस्क फैक्टर हैं उसके अनुसार ये करता है। जी, तो लोगों को जांच जो है हमेशा डॉक्टरी सलाह पे कराना चाहिए, और जिनमें की फैमिली में रिस्क फैक्टर है वो साल में 1 बार डॉक्टर से मिल करके प्रिवेंटिव अपना जांच करवा सकते। जी, डॉक्टर, आमतौर पर अमूमन देखा गया है किसी ने ब्लड टेस्ट कराया, रिपोर्ट आ गई और वो उसी रिपोर्ट को लेके खुद ही एनालिसिस करने लगते हैं और फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस या कुछ साइकोलॉजिकली वीक होने लगते हैं, ऐसा भी देखा गया है। जी, यही बात आपने बिल्कुल सही कही कि खुद से जो आजकल विज्ञापन के दौर में और कई सारे विज्ञापन जो बड़े भ्रामक होते हैं, जी, तो वो पैकेज वगैरह जो देख करके खुद ब खुद वो अपने आप को पैकेज या होल बॉडी चेकअप वगैरह खुद से ना कराएं। जिनकी जो आवश्यकता है, फैमिली हिस्ट्री को देख करके, उनके एंथ्रोपोमेट्री को देख करके, ब्लड प्रेशर या दूसरे चीजों, क्लिनिकल जांच के बाद ही आपको किसी भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन की सलाह आपको डॉक्टर देते। किसी भी आप नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जा करके आप डॉक्टर से उचित परामर्श लेकर के जांच करा। जी, दिल्ली से धर्मवीर जी हमसे जुड़ चुके हैं, हमारे नियमित श्रोता हैं। धर्मवीर जी, स्वागत है आपका। नवीन जी, नमस्कार। नमस्कार धर्मवीर जी। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते धर्मवीर जी, नमस्ते। डॉक्टर साहब, आपसे पूछनी है मेरे को, जैसे कि एक आपने बताया शुगर वालों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी हो जाती है, प्रोस्टेट के लक्षण क्या क्या होते हैं, उसके लिए कैसे आम आदमी जानकारी रखे कि उसको शुगर भी नहीं है, शुगर है और नहीं भी है तो उसको भी प्रोस्टेट हो सकता है क्या, इसके बारे में बताएं। और एक बात और पूछनी है, जैसे कि हमारे अभी
समाज में बीच में काफी लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना कोई आधार कार्ड, कोई वोटर कार्ड नहीं है, जैसे मंदिरों के बाहर मिलते हैं और रेंट बसरों में मिलते हैं। उनके लिए सरकार ने अभी तक कोई व्यवस्था नहीं बनाई दिल्ली सरकार की तरफ से कि उनको भी वैक्सीन लगाने का व्यवस्था करी जाए। जी डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट के बारे में ये जानना चाहते हैं, मूल रूप से प्रश्न इनका। जो मैंने उनको ये बात बताई थी कि वो शायद वो मैसेज को मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि प्रोस्टेट की तकलीफ और मोतियाबिंद की तकलीफ और घुटनों में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की तकलीफ, ये तीनों बीमारी बढ़ती उम्र में ज्यादा कॉमनली पाई जाती है। नंबर एक बात, ये ऐसा नहीं समझना चाहिए कि शुगर की वजह से प्रोस्टेट होता है या प्रोस्टेट की वजह से शुगर होता है या शुगर की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। ये तीनों बीमारी बढ़ती उम्र के लोगों में होता है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे का कॉज या इफेक्ट नहीं है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, इन्होंने पूछा कि प्रोस्टेट जो होता है ये प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से क्या रोग के लक्षण होते हैं। जी, तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी बार बार पेशाब का आना, जैसे एक घंटे में एक बार दो बार ऐसे पेशाब करना, रात में हर घंटे पेशाब करने के लिए उठना, नंबर एक। नंबर दो, जब पेशाब करने के लिए आदमी जाए तो पेशाब की धार का पतला होना, और प्लस जो पेशाब जो हुआ वो आपको शुरू करने में जो है वो तकलीफ हो, जिसको कि हम लोग हेजिटेंसी कहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि पेशाब लगने के बाद आदमी बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर पाता है, बहुत तेजी से जाना पड़ता है, जिसको कि हम लोग अर्जेंसी कहते हैं। तो ये 4-5 कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि प्रोस्टेट के होते हैं। अगर इनमें से अगर आपको कोई भी लक्षण है और आप जो सीनियर सिटीजन आपकी आयु जो 50-55 वर्ष से ज्यादा है, तो आप किसी भी सर्जन से या यूरोलॉजिस्ट से आप मिल सकते हैं। वो उचित जांच और परामर्श के द्वारा जो है आपको इस समस्या का निदान बताएंगे। डॉक्टर साहब, इस समस्या का निदान दवाइयों से ही ठीक हो जाता है या फिर किसी तरह की सर्जरी की जरूरत पड़ती है? देखिए, ज्यादातर केस में दवाइयां जो हैं वो उससे भी सिम्टम में राहत मिल जाती है, लेकिन एक सिग्निफिकेंट नंबर में अगर प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है या कुछ और तरह का डाउट होता है तो उसमें ऑपरेशन कराए जाने की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, इसमें लाइफ स्टाइल का भी कोई रोल होता है कि अगर किसी की लाइफ स्टाइल थोड़ा सा खराब है तो उसमें प्रोस्टेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा भी कुछ होता है? इसका सीधे तौर पर है ना, प्रोस्टेटिस जो बेनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट जो है वो ये सीधे तौर पर एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज नहीं माना गया है। जी, ऐसे में उन व्यक्तियों को भी खास ध्यान रखना चाहिए जो ओवर एक्सरसाइज करते हैं या एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, क्या उनमें भी इसके चांसेस हो सकते हैं क्या? नहीं, कसरत करने या किसी भी तरह से कसरत करने या सेडेंटरी लाइफ के साथ जो है प्रोस्टेट का सीधा संपर्क नहीं है, संबंध नहीं है। जी डॉक्टर साहब, अब हम जोड़ों के दर्द की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने काफी चर्चा कर रहे थे, हमें जानना चाहते हैं कि जोड़ों के दर्द में कब किस डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए और कब हमें समझ में आता है कि ये जोड़ों का जो दर्द है ये गठिया का रोग है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? मोटी ये बात को समझ लें, ये कि अगर आपको घुटनों में दर्द हो रहा है और घुटने का दर्द ऐसा हो रहा है कि जब चलने के बाद या फिर एक्सरसाइज या एक्सर्शन के बाद बढ़ रहा है तो उसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ऐसा जोड़ों का दर्द जो कि सुबह उठने के बाद और रेस्ट करने के बाद और ज्यादा बढ़ जाए, उसे हम लोग इन्फ्लामेटरी ज्वाइंट पेन कहते हैं, जिसके लिए कि आपको मूल तौर पर जो गठिया रोग विशेषज्ञ रूमेटोलॉजिस्ट हो गए या आपके इंटरनल फिजिशियन हो गए, मेडिसिन वाले जो डॉक्टर हो गए, उनके पास आपको प्राइमरीली जाना चाहिए। जी डॉक्टर पीयूष हमसे जुड़ने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए और हमारे श्रोताओं को जागरूक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नवीन जी, आपके माध्यम से तमाम सुनने वालों से संपर्क करने का मौका मिला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी श्रोताओं, आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर पीयूष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं airnsttalks@gmail.com पर। कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।